नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आज का अखबार में। आखिर किस अखबार ने अपनी किस खबर को फ्रंट पेज पर लगाया है और हेडलाइन बनाया है, इसका विश्लेषण हम करेंगे। सबसे पहले एनबीटी मेरे पास है और जिसमें सबसे पहली खबर लगी है, भारत का जवाब, छोटी सोच वाले दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार बीजेपी की एक प्रवक्ता ने एक टीवी डिबेट में एक बयान दिया था पैगंबर को लेकर और उसी को लेकर यह विवाद शुरू हुआ और उसके बाद कानपुर में हिंसा भड़क गई, जिसके बाद बीजेपी ने अपनी उस प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया है प्राथमिक सदस्यता से और साथ ही अपने सोशल मीडिया के एक नवीन जिंदल को भी सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद भी अभी तक ये कोई किसी भी तरह से ये जो विवाद है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत से अलग भी अन्य देशों से भी मुस्लिम संगठनों ने आवाज उठाई थी और जिसके बाद यह कार्रवाई की गई थी। इसी को सबसे पहली खबर एनबीटी ने लगाया है और उसमें लिखा है कि ओआईसी के बयान पर ऐतराज, पाक को अल्पसंख्यकों का हक छीनने वाला कहा। पैगंबर पर कमेंट से जुड़े विवाद पर इस्लामिक देशों की बढ़ती आलोचना का भारत ने कड़ा जवाब दिया। भारत सरकार ने इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ओआईसी के बयान को छोटी सोच और दुनिया को गुमराह करने वाला बताया। आपको बता दें कि 57 ऐसे देश जिन्होंने भारत की इस बयान को लेकर आलोचना की थी और जिस पर अब भारत ने भी अपना पलटवार किया और उसने कहा कि जिस तरह की बयानबाजियां और जिस तरह की आलोचना अन्य देशों से और इस्लामिक संगठनों के द्वारा की जा रही है, यह छोटी सोच को दर्शाता है। और इसी पर खास तौर पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की आलोचना पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक ऐसा देश जहां अल्पसंख्यकों के अधिकार का लगातार उल्लंघन होता है, किसी दूसरे देश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे बर्ताव पर उसका कमेंट हमारे गले नहीं उतरता है। मालूम हो कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर अपने 2 प्रवक्ताओं पर एक्शन लिया, फिर भी ओआईसी के बयान जारी कर भारत की आलोचना की और मुस्लिम राष्ट्रों से इस मुद्दे पर एकजुट होने के लिए कहा। और आपको बता दें कि इसी बयान के बाद से कानपुर में हिंसा भड़की, जिसके आरोपी जफर हाशमी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, कोर्ट में पेशी भी की गई और अभी भी पुलिस की गिरफ्त में। लेकिन जिस तरह से हिंसा भड़की उसको लेकर यूं ही बताया जा रहा है कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसकी हिंसा भड़कने से लगभग 7-8 या लगभग एक सप्ताह पहले इसकी प्लानिंग की जा रही थी और इसको लेकर तमाम वीडियो भी वायरल हुए, चैटिंग भी वायरल हुई और जिसको लेकर अब तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं। पुलिस लगातार जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है और सबूतों को इकट्ठा कर रही है। इसी के साथ जो प्रवक्ता है बीजेपी की नुपुर शर्मा यानी कि जो थी, जिनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको धमकी भी दी जा रही है और धमकी पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। अफगान, सऊदी, यूएई, जॉर्डन और बहरीन ने भी इस पर भारत की निंदा की है। पाकिस्तान की तरफ से भी बयान आया और जिस पर भारत ने भी अपना कड़ा जवाब दिया है। इसी के साथ जो दूसरी खबर इसमें लगी है वो है 16 साल पुराने वाराणसी धमाकों में वली उल्लाह को फांसी दी गई। 2016 का मामला है जब वाराणसी में 2 जगह पर बम विस्फोट किया गया था, एक संकट मोचन मंदिर में और दूसरा दशाश्वमेध घाट पर विस्फोटक मिला था, जिसकी जांच की जा रही थी और इसी के चलते वली उल्लाह को गिरफ्तार किया गया था। और अब इस घटना के ठीक 16 साल बाद इस पर फैसला आया जब कोर्ट ने इसके आरोपी वली उल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। एक मामले में फांसी की सजा और एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसमें 16 साल पुराने वाराणसी ब्लास्ट मामले में आरोपी वली उल्लाह को गाजियाबाद जिला कोर्ट ने फांसी सुनाई, साथ ही उस पर 2,65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वलीउल्लाह को 4 जून को दोषी करार दिया गया था। उसके वकील की दलील थी कि उसे फंसाया गया, घर में कमाने वाला कोई नहीं, इसलिए कम से कम सजा दी जाए। दलील सुनने के बाद जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने ब्लास्ट की घटना को दुर्लभ श्रेणी का अपराध माना, फांसी देने का फैसला किया। इसमें 16 लोगों की जान गई थी। 7 मार्च 2006 को संकट मोचन मंदिर कैंट रेलवे स्टेशन पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे और इसी के साथ हमले में 5 आरोपियों के नाम सामने आए थे। एक को एलओसी पर ढेर कर दिया गया था और 3 ट्रेस नहीं हो पाए थे और इन्हीं में से एक वलीउल्लाह है। साथ ही आपको बता दें कि अगली अगर हम अमर उजाला की बात करें तो अमर उजाला में भी
इन्हीं दो खबरों को सबसे पहले लिया गया। और इसी के साथ एक और जो तीसरी खबर फ्रंट पेज पर लगाई है उसमें है, अब 13 सरकारी योजनाओं के लिए बिना बाधा कर्ज लेना हुआ आसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको आसान कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया जन समर्थ पोर्टल। योजनाएं एक मंच पर होंगी। शिक्षा, कृषि, उद्यम और आजीविका से जुड़ी केंद्र सरकार की 13 योजनाओं के तहत कर्ज लेना अब आसान होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें सभी सरकारी कर्ज से जुड़ी योजनाएं एक ही मंच पर, यानी कि इसी पोर्टल के द्वारा आप किसी भी तरह का कर्ज ले सकते हैं। एजुकेशन, कृषि, उद्योग और ये सारे कर्ज आपको एक ही पोर्टल से मिल जाएंगे, जिसका नाम है जन समर्थ ऐप। और इसको अब लॉन्च कर दिया गया, यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसी के साथ इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्कों को भी लॉन्च किया, सिक्कों की खास श्रृंखला को। मोदी ने सिक्कों की नई श्रृंखला जारी की। इस पर दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि से भी मूल्य अंकित किए गए। सिक्का 1 रुपए का, 2, 5, 10 और 20 रुपए के मूल्य के हैं। अमृत महोत्सव का डिजाइन भी इन सिक्कों पर बनाया गया है और यह नई श्रृंखला है सिक्कों की। इसी के साथ दैनिक जागरण मेरे पास है और दैनिक जागरण में जो खबर लगाई गई है बड़े फॉन्ट के साथ, वो खबर OIC को लेकर ही है, यानी कि जिस तरह से भारत की आलोचना चल रही थी उसी को बड़ी खबर लगाया गया। लेकिन उसी के साथ एक और खबर लगाई गई कि राष्ट्रपति कोविंद बोले, लोकतंत्र के पक्ष विपक्ष में न हो वैमनस्य। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि लोकतंत्र में, कल की खबर है, और कहा था कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की विचारधारा में अंतर हो सकता है, लेकिन दोनों के बीच वैमनस्य नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार का मतभेद ना हो, यानी कि किसी भी प्रकार का मनभेद ना हो, मतभेद हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गरिमापूर्ण सौहार्द के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कभी कभार इस समृद्ध परंपरा के विपरीत कुछ अमर्यादित घटनाएं भी हुई हैं। उनमें अपवाद स्वरूप भुलाकर हमें उत्तर प्रदेश के स्वस्थ राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। और इसी के साथ एक और दैनिक भास्कर में खबर की चिंता, 20 राज्यों में सक्रिय मरीज बढ़े, ये राहत। देश भर में मौतें 5 से भी कम। महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में मरीज बढ़ने की रफ्तार बढ़ी है। देश में चौथे कोरोना की लहर के 4000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं और इसी को लेकर मरीजों की संख्या 25,600 हो गई है। चौंकाने वाली बात यह कि 20 राज्यों में सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। झारखंड, असम, महाराष्ट्र और हिमाचल में सक्रिय मरीजों रोज 10% से ज्यादा इजाफा हो रहा है। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।